आज हम करेंगे 8th क्लास का हिस्ट्री का 5th लेसन, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है। बगावत का मतलब होता है विरोध करना। और ये कब की बात है? सन 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उस समय क्या परिस्थिति थी, उसके बाद क्या हुआ, इस विद्रोह के होने के बाद कैसी परिस्थितियां थी, जनता ने बगावत क्यों की, जगह जनता बगावत कब करती है, कब विरोध करती है? जब कुछ गलत हो रहा हो जनता के साथ, शासन अच्छे ढंग से ना चल रहा हो उनकी इच्छा के मुताबिक, उनके ऊपर कुछ कोई अत्याचार हो रहा हो। जैसे हमारे ऊपर जब अंग्रेजों का अधिकार था, तो हमने बगावत की थी, भारतीयों ने बगावत की थी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हमें गुलाम बना रखा था, हमें किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। हमारे नेताओं ने बगावत की थी। तो जब जनता बगावत करती है, मतलब जब जनता विरोध करती है किसी बात का, किसी शासन का। और किस संदर्भ में है इस लेसन में? हम 1857 का जो विद्रोह है उसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद की जो परिस्थितियां थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन कर रखा, उसको मैं एक्सप्लेन तो करूंगी। उसके अलावा जो मुझे लगेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। नवाबों की छिनती सत्ता। देखिए, अंग्रेज जब आए थे हमारे देश पर, जब अंग्रेजों ने अधिकार किया था, अंग्रेजों से ऐसा तो है नहीं कि शुरू से हमारे ऊपर अंग्रेजों का अधिकार रहा है। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे ऊपर क्या था? हमारे देश में राजा महाराजा होते थे, नवाब होते थे, सम्राट होते थे। हर राज्य में राजा होता था, नवाब। कभी किसी समय में नवाब का नाम दिया गया, कभी उसको राजा कहा गया, कभी सम्राट कहा गया। लेकिन राज्य का जो प्रशासन था वो यही देखते थे अंग्रेजों के आने से पहले। अब जब अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे ऊपर अधिकार किया। इससे पहले जो भी लेसन हमने पढ़ा है, हर एक में हमने एक शब्द देखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, यहीं से शुरुआत हुई अंग्रेजों की। पहले ये कंपनी आई है। इस कंपनी ने क्या किया? व्यापार का जो काम है वो शुरू किया। जैसे हमारे देश में चीजें सस्ती बनवाकर दूसरे देशों में महंगी कीमतों में बेचते थे, इस कंपनी ने धीरे धीरे भारत के विभिन्न भागों को अपने कब्जे में कर लिया। ये शुरुआत इस कंपनी के व्यापार से हुई थी, और धीरे धीरे इसने हमारे पूरे भारत पर अपना अधिकार कायम कर लिया। यहीं से अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाना शुरू किया। अब इससे पहले क्या था? नवाबों के पास सत्ता थी। सत्ता मतलब होता है शक्ति। तो नवाबों की छिनती सत्ता मतलब नवाबों की शक्ति जो है, या उनकी जो सत्ता, उनको किस प्रकार से छीन लिया गया। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। 18वीं शताब्दी में राजा और नवाब से कंफ्यूज नहीं होना, नवाब का मतलब भी राजा महाराजा ही होता है। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था? राजा और जो नवाब है, उनकी जो ताकत थी वो छीनने लगी थी। उनकी सत्ता मतलब उनकी शक्ति, उनका सम्मान। सम्मान मतलब लोग जो उनको इज्जत देते थे, सम्मान, उनका जो सम्मान था समाज में, वो दोनों ही खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व, राजस्व का मतलब होता है कर या टैक्स, उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करते छीनते जा रहे थे। देखिए, हुआ क्या? पहले नवाब जो होते थे, उनके पास जो राज्य होते थे उनका अधिकार होता था। हर राज्य में कोई ना कोई नवाब होता था। जनता जो होती थी उसी की बात मानती थी। जैसे आज के समय में क्या, हमारे देश में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, अलग अलग विभागों के मंत्री है। तो उस समय क्या होता था? उस समय ऐसे कोई पद तो होते नहीं थे। तो जो नवाब थे वही हमारे ऊपर अधिकार करते थे, और जनता मतलब पूरे देश का शासन वही चलाते थे। और जनता भी उनकी बात मानती थी, उनका बहुत सम्मान किया जाता था। उसके बाद जो स्थानीय सॉरी जो स्थानीय शासक है, स्थानीय शासक मतलब जो नवाब है, उनकी जो आजादी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वो अपनी जो सेना रखते थे उनको भंग कर दिया था। और अब देखिए, जैसे आज के समय में क्या होता है, हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक शासन है। तो हमारे जो शासक है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ये जितनी भी सरकारें होती है, ये काम कैसे करते हैं? इनके पास पैसा कहाँ से आता है? ये टैक्स लेती है आम लोगों से, उसी से हमारा शासन चलाया जाता है। तो पहले समय में भी क्या होता था? जो नवाब होते थे उनके पास शासन चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? वो भी टैक्स लेते थे, लोगों से कर वसूल करते थे। अब उनकी सत्ता, उनकी शक्ति तो छीन ही ली थी धीरे धीरे, उनकी सेना को भी भंग कर दिया था। और
उसके साथ ही क्या हुआ था, जो राजस्व वसूली का जो अधिकार था, उनका जो कर वसूल करने का जो अधिकार था, वो भी उनसे छीन लिया था। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती, उस समय क्या था, बहुत सारे जो स्थानीय शासक थे, उन्होंने क्या किया था, कंपनी के साथ, कंपनी कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे बातचीत भी की थी कि अगर, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इसमें एग्जाम्पल दिया है, वो क्या चाहती थी कि जो कंपनी है, उनके पति की मृत्यु के बाद, उनका खुद का बेटा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया था, गोद ले रखा था। तो जिस पुत्र को उसने गोद लिया था, वो क्या चाहते थे, उनको ही उनका उत्तराधिकारी, मतलब उनके बाद उनका जो वारिस बने वो उनका, वो लड़का बने। लेकिन कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने इन सब बातों को मानने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब क्या था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो गोद लिया हुआ दत्तक जो गोद लिया हुआ पुत्र है, वो उसका वारिस नहीं होगा। उस राज्य को क्या करेगी, शासक कंपनी है वो अपने अधिकार में कर लेगी, मतलब उसका कोई वारिस नहीं होगा, कंपनी उसको अपने कब्जे में कर लेगी। अब अवध की जो रियासत है, अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में की जाने वाली आखिरी जो अवध है, अंग्रेजों ने बहुत सारे राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन जब लास्ट में जिस राज्य को अपने कब्जे में किया था, जिस रियासत को, रियासत उसको बोलते थे, रियासत, जैसे आज के समय में क्या होता है, हम राज्य शब्द का यूज करते हैं, जैसे दिल्ली के बारे में कोई बात करेंगे तो दिल्ली क्या है, एक राज्य है। लेकिन पहले क्या होता था, रियासत किसको बोला जाता था, जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन होता था, जहाँ पे नवाब होते थे, उनके लिए हम रियासत शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो जो अवध की रियासत है, वो अंग्रेजों ने लास्ट आखिरी रियासत ऐसी थी जिसको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया था। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि सौंपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। पहले 1801 में एक पे संधि थोप दी जबरदस्ती, 1856 में इसको अपने कब्जे में ले लिया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। उसने क्या कहा कि जो रियासत है, मतलब जो अवध है, जो उसका शासन ठीक ढंग से नहीं चल रहा, इसलिए उसको सही ढंग से चलाने के लिए अंग्रेजों के अधिकार में उसका आना बहुत जरूरी है। ये एक तरह से बहाना लिया गया ना कि भाई उसको अपने कब्जे में तो कर लिया, और उसके लिए क्या बात कही गई कि इसका शासन अच्छे से नहीं चल रहा है, इसको अपने, इसलिए अंग्रेजों के शासन में इसका आना बहुत जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले मुगलों का शासन था, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सारे मुगल शासक थे। तो कंपनी ने क्या किया, जो मुगल है उसके शासन को खत्म करने की योजना बनाई, क्योंकि अगर मुगलों का ही शासन रहा, नवाबों का शासन रहा, तो इनकी बात कौन मानेगा, इन, क्योंकि जहां नवाब होते थे, जनता तो उनकी बात मानेगी। अब कंपनी चाहती थी पूरे देश पे अपना कब्जा करना। तो सबसे पहले तो क्या किया, उस समय जो भी राजा बनता था, नवाब जो हो जाता, वो अपने सिक्कों पे अपना नाम छपवाता था, कोई अपना फोटो छपवाता था, अपने हिसाब से अपने सिक्के छपवाते थे, बनवाते थे। कंपनी ने सबसे पहले तो सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम ही हटवा दिया। फिर 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी जो थे, उन्होंने क्या ऐलान किया कि जो बहादुर शाह जफर है, उसकी मृत्यु के बाद, जो बाद इसके जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसकी पूरी फैमिली को, इसके पूरे परिवार को ही लाल किले से निकाल कर दिल्ली में कहीं और बसा दिया जाएगा, जिससे कि उसका नामो निशानी ना रहे। 1856 में जो थे गवर्नर जनरल, 1856 में कनिंग थे, उन्होंने क्या फैसला किया कि बहादुर शाह जफर जो होंगे वो आखिरी मुगल मुगल बादशाह होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बहादुर शाह जफर के मृत्यु के बाद इनका आने वाली कोई भी पीढ़ी राजा नहीं बनेगी, ये लास्ट होगा। तो देखिए हमने इसमें क्या देखा, जब जनता बगावत करती है, जब जनता विरोध करती है, विरोध कब करेगी, क्योंकि नवाबों का शासन था, धीरे धीरे अंग्रेजों ने नवाबों को शासन को खत्म कर दिया, सारे राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया। जो अवध था उसको 1801 में उस पर सहायक संधि थोप दी जबरदस्ती, 56 को उसको अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद जो मुगल बादशाह जो होते थे, जो अपने नाम के सिक्के जारी करवाते थे, उन सिक्कों को बंद कर दिया। और क्या कहा कि अब जब ये इसकी मृत्यु हो जाएगी बहादुर शाह जफर की, इसके बाद कोई भी मुगलों का जो राजा है वो राजा नहीं बनेगा, मतलब आने वाले इनकी जो पीढ़ी है, इनके जो पुत्र है, उनको राजा का दर्जा नहीं दिया जाएगा। फिर आता है किसान और सिपाही।
अब उस समय किसान और सिपाहियों की क्या हालत थी। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। देखिए गांव में क्या होता था, किसान और जो जमींदार थे, जो जमीनों के मालिक थे, वो बेचारे बहुत परेशान थे, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों पे कर लगा दिया था। इनकी कमाई इतनी होती नहीं थी जितना पैसा इनको कर के रूप में देना पड़ता था। ये बहुत परेशान हो गए थे। पैसा महाजन कौन होते थे, इनको पैसा उधार देते थे, इन पे कर्ज बढ़ता जा रहा था। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों में जो कंपनी के अंदर भारतीय सिपाही काम करते थे, वो भी बड़े परेशान थे। ना तो उनको वेतन दिया, मतलब उनको जो वेतन दिया जाता था वो भी कम दिया जाता था, भत्ते भी कम दिए जाते थे, उनको कोई सुविधा भी नहीं मिलती थी। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस समय लोग क्या मानते थे कि समुद्र के जो पार जाना ना, उसको अच्छा नहीं मानते थे। वो मानते थे अगर वो समुद्र के पार पार गए तो उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, उनकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। और कंपनी ने क्या किया, उल्टा उन सिपाहियों को 1824 में समुद्र को पार करने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश दिया। तो क्या किया, कंपनी ने मना कर दिया, क्योंकि वो आ, ये मानते थे कि अगर हमने समुद्र पार किया तो इससे हमारा धर्म या जो जाति है वो भ्रष्ट हो जाएगी। कंपनियों ने इसको जो कंपनी थी उनको ये जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया। जिसने मना किया उनको सख्त सजा दी गई। और 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बना दिया, जिसमें साफ कहा गया अगर नौकरी करनी है तो समुद्र पार जाना ही पड़ेगा। तो देखिए कुल मिलाकर किसानों की हालत भी बुरी है, सिपाहियों की हालत भी बुरी है। जिस काम को नहीं करना चाह रहे उसको भी जबरदस्ती करवाया जा रहा है। उसके बाद आता है सुधारों पर प्रतिक्रिया। सुधार मतलब जो जैसा शासन चल रहा है उसमें कुछ और चेंज करना, बदलाव करना। अंग्रेज क्या चाहते थे कि जो भारत है उसमें कुछ सुधार किया जाए। जैसे उस समय सती प्रथा थी। सती प्रथा क्या होता है कि अगर किसी का पति मर जाता था तो उस औरत को उसकी चिता के साथ जिंदा जलाया जाता था। अगर किसी का पति मर जाता है तो उसको दोबारा विवाह करने की आजादी नहीं थी। तो उन्होंने इनको रोकने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने सारा सब कुछ बुराई किया, कुछ काम अच्छे भी किए थे। जैसे सती प्रथा बुरी प्रथा थी, इसको रोकने के लिए कानून बनाए। विधवा को भी पूरा जो जीवन है उसके अपने हिसाब से जीने का अधिकार मिलना चाहिए, वो भी दूसरा विवाह कर सकती है। इसके लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी जो भाषा है उसको प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दी। 1805 में एक नया कानून बनाया, जिससे कि क्योंकि उस समय ईसाई अंग्रेज जो ज्यादातर ईसाई धर्म को मानते थे, तो उन्होंने अपने धर्म को फैलाने के लिए भी कानून बनाया। और क्या कानून बनाया कि अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसकी जो पुरखों की संपत्ति है उस पर उसका अधिकार वैसे ही रहेगा जैसा कि अब है। इससे क्या हुआ, बहुत सारे भारतीयों को ये यकीन हो गया कि अंग्रेज जो है वो उनका धर्म और उनके रीति रिवाज को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो अपना धर्म अपनाते तो उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया, अंग्रेजों का अगर उन्होंने धर्म अपनाया, ईसाई धर्म अपनाया, तो उनकी संपत्ति वैसी रहेगी जैसे कि उनके पास है। तो लोगों को क्या लगा कि भई ये तो हमारे धर्म को खत्म करना चाह रहे हैं अंग्रेज, अपने धर्म का फैलाव कर रहे हैं, अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं। इसके बाद सैनिक विद्रोह। सैनिकों ने क्या किया, बहुत बड़ा लेवल पर विद्रोह किया, जो जन विद्रोह बन गया। मतलब सैनिकों ने इसकी शुरुआत की, धीरे धीरे पूरी जनता जो थी, जन मतलब सारी जो जनता थी वो उसका विद्रोह में शामिल हो गई। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई। अब ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती, जैसे जनता परेशान है, किसान परेशान है, जमींदार परेशान है, हमारे जो सैनिक है उनके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है, आम जनता परेशान है। इससे क्या लोगों में बहुत ज्यादा कुंठा, मतलब नफरत की भावना आ गई थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो क्या किया, 1857 में कैसी स्थिति पैदा हो गई थी, फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह का जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में विद्रोह हुआ, बहुत बड़े लेवल पे हुआ था ये विद्रोह। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ से ये शुरू हुआ था। ये शुरुआत किसने की थी, सिपाहियों ने की थी। बहुत सारे सिपाही इसमें शामिल थे।
धीरे धीरे दुनिया भर में फैल गया ये विद्रोह। शुरू हुआ था मेरठ से और कहाँ तक आ गए देखो, दिल्ली तक। 29 मार्च 1857 को मंगल जो पांडे हैं, आपने नाम सुना ही होगा, मंगल जो पांडे, इनके ऊपर मूवी भी बनी है शायद। तो 29 मार्च सॉरी 1857 में जो मंगल पांडे हैं, उनको क्या किया गया, उनको बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पे लटका दिया। और उससे कुछ दिन पहले क्या था, बहुत सारे सैनिक थे हमारे जो सिपाही थे, उन्होंने जो नए कारतूस थे ना उन पे प्रैक्टिस करने से, फौजी अभ्यास करने से मना कर दिया था, क्योंकि हमारे गाय को हम बहुत पवित्र मानते हैं। तो सिपाहियों को ये लगता था ये जो कारतूस है ये गाय की चमड़ी से बने हैं और सुअर की चर्बी चर्बी का इसमें लेप लगाया गया है। तो सिपाहियों ने उसको आ, इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया था। 10-10 साल की उनको सजा दी गई मना करने के आरोप में। और ये जो विद्रोह स्टार्ट हुआ ये मेरठ से हुआ। एक तो मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया, दूसरा सिपाहियों को जब उन्होंने कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना किया तो उनको सजा दी गई। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिससे सिपाहियों में और ज्यादा नफरत की भावना अंग्रेजों के खिलाफ आ गई थी। 10 मई को क्या किया सिपाहियों ने, मेरठ की जो जेल है उस पर धावा बोल दिया। जो उनके सिपाही बंद कर रखे थे जेलों में उनको निकाल दिया, आजाद कर दिया। कई अंग्रेज अफसरों को मार डाला। कई बंदूक और हथियार अपने कब्जे में ले लिए। फिरंगी क्या होता है, विदेशी, जैसे अंग्रेज हमारे देश में फिरंगी थे। और उनके खिलाफ क्या कर दिया, युद्ध का ऐलान कर दिया कि भैया कुछ भी हो जाए अब हम हार नहीं मानेंगे, अब अंग्रेजों को अपने हमारे देश से भगा कर ही दम लेंगे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली, एक ग्रुप, मेरठ के कुछ सिपाहियों का एक ग्रुप क्या हुआ, 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गया। जैसे उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में क्या हुआ, तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ पर भी बहुत सारे अंग्रेज अफसर मारे गए। मतलब जगह जगह विद्रोह बहुत तेज हो गया, लोगों में बहुत जोश आ गया था अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि सब परेशान थे उनसे, सब परेशान थे। और उसके बाद सबने मिलकर जो बहादुर शाह जफर थे उनको अपना नेता की, भाई अब हमारा जो नेता, हम इसको मानते हैं, हमारा जो नेता ये बहादुर शाह जफर होंगे, ये आखिरी मुगल सम्राट था, मुगल शासक था ये। अंग्रेजों से पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का हिस्सा था, ये मैंने आपको बताया भी। अंग्रेजों के आने से पहले मुगल राजा जो थे वो हमारे ऊपर अधिकार करते थे, उन्हीं के नाम से शासन चलता था। तो ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल साम्राज्य दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया था, इससे पहले मुगलों का शासन था, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या चाल चली कि मुगलों का ही पत्ता साफ किया जाए, पहले मुगलों का ही शासन खत्म किया जाए, जिससे कि पूरे देश पे इनका कब्जा हो जाए। अब बगावत क्या है, बगावत का मतलब है विरोध, विद्रोह। ये बहुत बड़े लेवल पे फैल गया। जैसे एक के बाद हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। दिल्ली से कानपुर, लखनऊ, हर जगह लोग निकल पड़े। गांव गांव के लोग, शहरों के हर तरीके के लोग, नेता, जमींदार, सब इकट्ठे हो गए। सबको ये था कि हमें एकजुट होना है, हमें एक होके लड़ाई लड़नी है और अंग्रेजों से लोहा लेने, मतलब अंग्रेजों को हर हाल में हराना है। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश, क्योंकि लक्ष्मीबाई ने को का जो दत्तक पुत्र थे उनको भी उत्तराधिकार के रूप में अंग्रेजों ने मना कर दिया था और उनके राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था। तो वो भी, जो कानपुर के लोग हैं वो भी विरोध में शामिल थे। इस चीज से उनको भी कुंठा थी कि भाई गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकार नहीं माना जा रहा। तो उन्होंने क्या किया कि जो नाना साहब थे, ये कौन थे, ये जो पेशवा बाजीराव थे उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब, ये कानपुर के पास रहते थे। इन्होंने भी सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश जो सेना थी, अंग्रेजी सेना थी, इनको अपने शहर से भगा दिया, खदेड़ दिया और खुद को वहां का पेशवा घोषित कर दिया, वहां का शासक घोषित कर दिया। और वह उन्होंने क्या ऐलान किया कि जो बहादुर शाह जफर है, जिनको हमने अपना नेता माना है, वो उनके गवर्नर है। उसके बाद लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए। लखनऊ से अंग्रेजों ने किसको हटा दिया था, नवाब वाजिद अली शाह है, उनके बेटे जो बिरजिश कद्र है उसको भी फिर नया नवाब घोषित कर दिया। अब जो ये था बिरजिश कद्र था जिसको नया नवाब बनाया था, उसने भी बादशाह बहादुर शाह जफर जो है उसको अपना राजा मान लिया, अपना बादशाह मान लिया। और इसकी जो माँ थी हजरत महल,
इसने भी अंग्रेजों के साथ जो विद्रोह था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। रानी लक्ष्मीबाई का तो आप नाम जानते ही, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसने भी अंग्रेजों के साथ खूब विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आखिरी सांस तक अपनी लड़ाई लड़ी। कुल मिला के हर स्टेट, हर राज्य के लोग जो थे वो एक हो गए अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि सब परेशान थे, सबके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। बहुत सारे नेता आए सामने, जैसे फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने, इन्होंने क्या भविष्यवाणी की कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जानते थे कि जनता क्या चाहती है, और इतनी बड़ी भीड़ है, इतने लोग इकट्ठे हैं, तो अंग्रेजों को तो घुटने टेकने ही पड़ेंगे। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों के विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। बरेली के जो सिपाही थे वो भी दिल्ली की ओर आने लगे। उसके बाद बिहार का जो पुराना जमींदार था कुंवर सिंह, इन्होंने भी विद्रोहियों सॉरी सिपाहियों का साथ दिया, और आखिरी टाइम तक, आखिरी महीने तक इन्होंने भी अंग्रेजों से लड़ाई ली, मतलब लड़ाई में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब कंपनी ने क्या किया, जब सारी दुनिया एक साइड है, तो सारे राज्य, सब सब लोग एक है, तो कंपनी क्या करेगी। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। क्यों? कंपनी ने बहुत सारे लोगों को सजा देने के लिए कानून बना दिए, और ये जो विद्रोह हो रहा था इतने बड़े लेवल पर, उसको कुचलने के लिए बहुत प्रयास किया। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो 1857 मई में ये विद्रोह शुरू हुआ था, और सितंबर में जाके धीरे धीरे जो दिल्ली दोबारा से अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। जो मुगल साम्राज्य का जो बहादुर शाह जफर, जिनको नेता लोगों ने अपना बनाया था, उस पर मुकदमा कर दिया, उसको आजीवन कारावास की सजा दी गई, उसके बेटे को उसके सामने गोली मार दी गई, और जिसने विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे बेगम जीनत महल, उनको भी जेल में भेज दिया। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि जो एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज थे, उन्होंने भी विद्रोह से वो भी भड़के हुए थे। उन्होंने लोगों की ताकत का तो अंदाजा लगा लिया था, डर तो था उनके मन में, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे कानून बनाकर, हाँ, जो लोग ताकतवर थे, जिनको लोगों ने अपना नेता बनाया था, जिन पे भरोसा था, सबसे पहले उनको ही जेल में भेजा, किसी को मार डाला। और मार्च 1858 में लखनऊ जो था, वो पूरा लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। रानी लक्ष्मीबाई को भी मार दिया गया। तो कुल मिला के क्या हुआ, जो अंग्रेज थे वो भी पूरी जो विद्रोही थे उनके खिलाफ अलग अलग तरीके से नीतियां बनाकर उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे। अब विद्रोह के बाद के जो 1857 के विद्रोह के बाद कुछ सालों बाद क्या स्थिति आई। सबसे पहले तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून बनाया। ब्रिटिश संसद ने क्या किया, एक नया कानून क्या बनाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। जितने भी अधिकार थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार मिले थे, अब वो अधिकार दे दिए ब्रिटिश साम्राज्य को। और ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल था, जैसे जिसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं, उसके एक सदस्य को भारत मंत्री के नियुक्त, मतलब उसका कोई एक सदस्य जो होगा वो भारत का मंत्री होगा, पूरे भारत को प्रतिनिधित्व करेगा, भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। और उसको भारत के शिव शासन से संबंधित जो मामले, उसको संभालने का जिम्मेदारी दी गई। उसको सलाह देने के लिए भी एक परिषद का गठन किया गया, जिसका नाम दिया गया इंडिया काउंसिल, क्योंकि वो भारत के काम देखेंगे, तो उसको इंडिया काउंसिल का नाम दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल, इससे पहले गवर्नर जनरल नाम दिया जाता था जो भारत पे शासन करता था। अब गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया, वायसराय कर दिया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। और अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी क्या है, पहले कंपनी के हाथ में जो, कुल मिलाकर इस लाइन का मतलब क्या है, कंपनी के हाथ जो शासन था, अब वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में आ गया। देश के सभी शासकों को ये यकीन दिलाया गया कि आगे आने वाले समय में उनके क्षेत्र पर, उनके राज्य पर कभी कब्जा नहीं दिया जाएगा। जो गोद लेने वाले पुत्र को ये कहा गया था कि वो उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। ये बात मान ली गई कि चाहे पुत्र गोद लिया गया है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में उसको भी अधिकार दिया जाएगा, मतलब उसको ही उत्तराधिकारी माना जाएगा। तीसरा,
अब कंपनी, क्योंकि कंपनियों को ये पता था जहां जहां के सिपाहियों ने विद्रोह किया था, तो वो उनसे डरी हुई थी, अंग्रेजी सरकार भी। तो उन्होंने क्या किया, अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाही, इनको भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिख और पठानों में ज्यादा भर्ती किए जाएंगे, ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। इस बात का फैसला किया गया कि अब अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत, क्योंकि यहाँ के सिपाहियों ने सबसे ज्यादा विद्रोह में भाग लिया था, तो अंग्रेजों ने क्या तय किया कि अब यहाँ के लोगों को सिपाही नहीं बनाया जाएगा, बल्कि गोरखा, सिख और पठान जो है उनमें से सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की जो जमीन थी, जो संपत्ति थी, उसको कब्जे में कर लिया, अपने जब्त कर लिया, और उनको दुश्मन की नजर से देखा जाने लगा, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि इस विद्रोह को भड़काने में, या इस विद्रोह में सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने, सॉरी, मुसलमानों का ही साथ रहा है। मतलब मुसलमानों ने क्या किया, इस विद्रोह को सबसे ज्यादा भड़काया है, क्योंकि जितने भी मुगल सम्राट थे वो सारे मुसलमान थे, तो मुसलमानों को शक की नजर से देखा गया। तो देखिए हमने इस लेसन में क्या देखा, ये लेसन मेन 1857 के विद्रोह के बारे में है। 1857 का विद्रोह सबसे पहले क्यों हुआ था, कोई तो कारण होगा ना, उस समय क्या परिस्थितियां थी जिससे कि ये विद्रोह करना पड़ा, फिर कहाँ कहाँ हुआ, विद्रोह के बाद क्या हुआ, क्या क्या परिवर्तन किया गया, जनता ने बगावत क्यों की। ये देखिए इसमें हमने क्या क्या देखा। जब जनता बगावत करती है, ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले तो हमने देखा कि पहले नवाबों का शासन था, किस तरीके से नवाबों के शासन को अंग्रेजों ने छीन लिया और अपने कब्जे में कर लिया। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अवध की जो रियासत है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई, तो 1801 में। अंग्रेजों ने उसको अपने कब्जे में कब लिया, 1856 में। उसके बाद आएगा हमारा, अंग्रेज किस गवर्नर जनरल ने ये फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, और कब लिया, तो इसका आंसर आएगा कनिंग, और 1856 में। किसान और सिपाहियों की क्या स्थिति थी उस समय, वो सारा पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा, जो उनके साथ अत्याचार किया गया था। उसके बाद हमारा इसमें क्वेश्चन बनता है 1800, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सन 1857 का विद्रोह, इसको यहाँ से शुरू है, आपको इसको सारा 1857 का जो विद्रोह है ये सारा लिखना पड़ेगा, मेरठ से दिल्ली तक, ये सब पूरा पैराग्राफ इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये सारा 1857 का विद्रोह। इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे कई, जैसे सिपाहियों ने कारतूसों का प्रयोग करने से क्यों मना किया था, इसमें आ जाएगा क्योंकि वो गाय की चमड़ी और सुअर की चर्बी से उनका लेप लगाया जाता था आगे का, इस वजह से मना कर दिया था। फिर लखनऊ में कौन था सैनिक, कौन सा 1857 के विद्रोह में लखनऊ में, लखनऊ का प्रतिनिधित्व किसने किया था, बिहार में कौन था, जैसे कुंवर सिंह थे बिहार में। तो ये 1857 का विद्रोह आपको पूरा करना पड़ेगा, इसी में से कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपका आएगा 1857 के विद्रोह के बाद क्या क्या परिवर्तन आए, ये 4 पॉइंट आपको इसमें लिखने होंगे। तो ये लेसन हमारा खत्म होता है। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको एक एक करके अच्छे से बताया, आप लेसन अच्छे से सुनेंगे, आपको हर क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही मिल जाएगा।